जी ललिता बुआ को फोन किया। वो दोनों माँ बेटी इसी का तो इंतजार कर रही थी। ललिता बुआ ने फोन का स्पीकर ऑन कर रोने का नाटक करते हुए बोला, हेलो। ब्रजेश जी बोले, क्या है यह सब? क्यों नहीं बताया आपने कि मेरी पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा है? क्या जरूरत है इतनी महान बनने की उन लोगों के लिए जो लोग आपकी जरा भी परवाह नहीं करते? उनकी गलतियों पर पर्दा डाले रखती हैं आप। ललिता बुआ बोली, अब रहने दे, जो होना था हो गया। ब्रजेश जी बोले, इससे पहले की बात ज्यादा बिगड़े और मेघा की शादी में दिक्कत आए, हमें विविधा की शादी करनी होगी। बस जितनी जल्दी हो सके आप शादी करवा दो इसकी। आप जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। ललिता बुआ ने मेघा की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि तीर निशाने पर लगा है। ठीक है, मैं आती हूँ लड़कों की फोटोज लेकर। मैंने तो पहले ही कहा था कि कई अच्छे रिश्ते हैं, कर देते हैं शादी, पर इन माँ बेटी के तो नखरे ही खत्म नहीं होते। हमारे रिश्ते क्यों पसंद आएंगे विविधा को? खुद ही अपना दूल्हा पसंद करके बैठी है। देख, अब तू उसे डांटना मत, क्योंकि मेरी जान बसती है उसमें। ब्रजेश जी बोले, ठीक है, आप जल्दी आओ। ललिता बुआ ने फोन रखा और मेघा से बोली, अब दोनों हाथों में लड्डू है हमारे। उस विविधा की शादी हो जाएगी और हमें मिलेगा कमीशन लड़के वालों से। ब्रजेश जी ने गुस्से से विविधा को देखा। जाओ ऊपर अपने कमरे में। विविधा बोली, बाबूजी मेरी बात तो। ब्रजेश जी बोले, कुछ नहीं सुनना मुझे, जाओ यहाँ से। विविधा अपने कमरे में आकर रोने लगी कि छवि जी वहां आ गई और विविधा को चुप कराने लगी। विविधा बोली, माँ प्लीज बाबूजी को रोको ना। छवि जी बोली, वो अब किसी की नहीं सुनेंगे। देखा ना तूने उनका रवैया? एक तरह से सही भी है कि तेरी शादी हो जाए, क्योंकि कम से कम ललिता दीदी और मेघा से तो पीछा छूटेगा हमारा। विविधा बोली, मुझे नहीं करनी किसी से शादी। छवि जी बोली, क्यों नहीं करनी शादी? उस विक्रम के लिए जिसने तुझसे शादी के लिए मना कर दिया, उसका इंतजार करेगी क्या जिंदगी भर? विविधा बोली, माँ उसने तो लोगों की बातों पर विश्वास किया और मुझसे सीधे कह दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। एक बार पूछ तो लेता कि क्या यह बात सच है या नहीं। क्या उसे मेरी आंखों में अपने लिए कोई प्यार नहीं दिखाई देता? क्यों इतना नासमझ है वो? खैर, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो नहीं कहा था ना कि मैं उससे प्यार करूं। सब मेरी गलती है माँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। छवि जी उसे चुप कराने लगी। शांत हो जा विविधा, इस बार तेरे बाबूजी बहुत गुस्से में हैं। वो किसी की नहीं सुनेंगे। वैसे ही लोगों की बातों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी है। विक्रम भी अगर तुझे प्यार करता होता तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। और अपनी बुआ को तो तू जानती ही है ना। अब वो ये बात पता नहीं कहां कहां तक फैलाएगी। इससे पहले कि तेरी बदनामी और भी ज्यादा फैले, तू शादी करके अपनी नई लाइफ की नई शुरुआत कर। छवि जी उसे समझा बुझा कर वहां से चली गई। विविधा की पूरी रात यूं ही रोते हुए निकल गई। विक्रम जानता तो नहीं था कि विविधा के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह पूरी रात बेचैन रहा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। अगली सुबह ललिता बुआ ब्रजेश जी के यहाँ पहुंची और उनके गले लगकर रोने का नाटक करने लगी। यह क्या किया इस लड़की ने? यह तो मेरे जिगर का टुकड़ा थी, हम दोनों की नाक कटा दी। अब क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज वालों को? पसंद तो पहले से ही कर रखा था अपना दूल्हा, तभी मेरे लाए रिश्तों में कमी निकाल देती थी। अब जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी से इस गलती को सुधारना होगा। ब्रजेश जी बोले, मैंने आपको कल बुलाया था और आप अभी आ रही हो, कहाँ रह गई थी आप? ललिता बुआ याद करने लगी कि कैसे उन्होंने कई लड़के वालों से बात की कि शादी के लिए उनके पास एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की है। अगर वो लोग उनका कमीशन बढ़ा दे तो वो उनसे ही उस लड़की की शादी करा देंगी। लड़के वालों ने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उनका कमीशन बढ़ा दिया। ललिता बुआ ने 3 लड़के वालों को चुना जो सबसे ज्यादा कमीशन दे रहे थे
और तय किया कि उन्हीं में से किसी से विविधा की शादी करा देंगी। ब्रजेश जी बोले, आप चुप क्यों हो गई? ललिता बुआ रोनी सूरत बनाते हुए बोली, मैं उस ड्राइवर से मिलने गई थी जिसे विविधा पसंद करती है। कहा कि तुम दोनों की शादी करा देते हैं हम, अगर तुम दोनों के बीच इतना ही प्यार है तो। अब हमारी बदनामी तो हो गई है, लेकिन हमारी विविधा की खुशियों का भी तो सोचेंगे हम। पर उस लड़के ने साफ मना कर दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है और वो तो बस टाइम पास कर रहा था हमारी विविधा के साथ। ब्रजेश जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। बस यही सुनना बाकी था। आप लड़कों की तस्वीरें दिखाइए, मुझे बस इसकी शादी करनी है। ललिता बुआ ब्रजेश जी को लड़कों की तस्वीरें दिखाने लगी और उनके घर परिवार के बारे में बताने लगी। इतने में वहां छवि जी आ गई। ये क्या कर रही हैं आप? इन सभी रिश्तों को हम पहले ही देख चुके हैं। कोई भी रिश्ता हमारी बेटी के लायक नहीं है। ललिता बुआ बोली, कुछ नए रिश्ते भी हैं। अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, जल्दी से शादी कर दो बेटी की। कहीं सब लोगों में खबर फैल गई कि लड़की इश्कबाजी कर रही थी, तो फिर इसकी शादी होने से तो रही, क्योंकि लोग फिर इसे रिजेक्ट करेंगे। ब्रजेश जी गुस्से से बोले, आप सही कह रही हैं, किसी की बात नहीं सुनूंगा मैं। ललिता बुआ उन्हें लड़कों की फोटोज दिखाने लगी और उन्हीं लड़कों की ज्यादा तारीफ की जिनसे उन्हें ज्यादा कमीशन मिलने वाला था। कुछ ही देर में ब्रजेश जी ने बुआ के कहने पर 2 रिश्ते तय किए, लेकिन वो ये कहाँ जानते थे कि बुआ तो एक तरह से अपनी ही भतीजी का सौदा कर रही थी। ललिता बुआ बोलती है, मैंने इन लोगों से विविधा की कुंडली पहले ही मिलवा ली है। कल दोनों लड़कों वालों से फोन पर बात भी कर लूंगी। फिर जो ज्यादा सही लगेगा उसके घर वालों को बोल दूंगी कि आकर देख ले हमारी विविधा को। आरुषि को आज स्कूल में विविधा नहीं दिखी तो सोचा कि शायद छुट्टी पर है, आ जाएंगी। 2 दिन बाद ही एक लड़के वाले विविधा को देखने आए और उन्हें विविधा पसंद भी आ गई। विविधा ने अपने बाबूजी की वजह से हाँ कह दी। ब्रजेश जी जानते थे कि विविधा या छवि जी इस रिश्ते से खुश नहीं है और ब्रजेश जी खुद भी उन लोगों से कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हालात ही ऐसे थे कि उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये बात ज्यादा फैली तो उनकी बेटी का कोई हाथ नहीं थामेगा। उनकी पहली पसंद तो विक्रम था, जो एक पिता की नजरों में अपनी बेटी के लिए हर तरह से परफेक्ट था। पर फिर रिश्ता भी तो खुद से चलकर उनके सामने आया था, पर विक्रम ने खुद से ही मना कर दिया, तो अब क्या कर सकते हैं। विविधा अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वह बस कमरे में ही उदास सी लेटी रहती। उसने अब किसी की कॉल्स भी रिसीव करना लगभग बंद ही कर दिया था। 1 हफ्ता गुजर चुका था और विविधा अब तक स्कूल नहीं आई है, तो आरुषि ने जाकर विविधा की एक कुलीग से उसके बारे में पूछा। उन मैम ने बताया कि विविधा तो स्कूल छोड़ चुकी है। आरुषि ने विविधा की स्कूल में गैर मौजूदगी की बात विक्रम या काका में से किसी को भी नहीं बताई थी, क्योंकि दोनों ही आजकल कुछ ज्यादा ही शांत रहने लगे थे। पहले उसे लगा था कि विविधा 2-4 दिन में आ जाएगी, लेकिन अब जाकर ये बात पता चली तो घर जाकर काका और भाई को यह बात बताने का फैसला किया आरुषि ने। रात को डिनर के बाद आरुषि ने दोनों को जब विविधा के अचानक स्कूल छोड़ने की बात बताई तो दोनों ही विविधा के इस कदम से चौंक गए। दयाल काका बोले, चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में? पहले ट्यूशन छोड़ दिया और अब स्कूल छोड़ दी। विक्रम खुद को एकदम शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में भी इस वक्त काफी उथल पुथल चल रही थी। दयाल काका ने विविधा को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, तो उन्होंने कहा कि विविधा फोन नहीं उठा रही, इसका मतलब कुछ बड़ी बात है। लेट हो गया है, इसलिए अभी ब्रजेश जी को फोन करना सही नहीं रहेगा। कल सुबह वो सीधे ब्रजेश जी को फोन करेंगे। विक्रम अपने कमरे में गया, लेकिन उसे चैन नहीं पड़ रहा था। वह आज और अभी ही विविधा से बात करना चाहता था। उसने विविधा को कॉल की, लेकिन वह उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। विक्रम काका को बताकर घर से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठ विविधा के घर की गली के पिछले हिस्से से
बाहर पहुंच गया। वहां उसने गुस्से में विविधा को बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। आखिरकार विविधा ने कॉल रिसीव की। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? विक्रम बोला। मुझे तुमसे बात करनी है। विविधा बोली। मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का, नींद आ रही है मुझे। विक्रम गुस्से से बोला। बंद करो अपना नाटक। क्यों इग्नोर कर रही हो सभी को? काका का फोन भी रिसीव नहीं कर रही हो। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। तुम्हारे घर की गली के पिछले हिस्से के बाहर खड़ा हूँ। 10 मिनट दे रहा हूँ तुम्हें। या तो तुम यहाँ आओ, वरना 11वें मिनट में मैं तुम्हारे घर के बाहर रहूंगा। आगे तुम डिसाइड कर लो कि इन दोनों जगहों में से कहाँ बात करना चाहती हो। जानता हूँ कि लेट हो गया है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। विविधा कुछ कहती कि विक्रम ने कॉल कट कर दी। वह कुछ वक्त तक चुपचाप कमरे में लेटी रही। फिर वह उठकर बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो कि विक्रम सच में यहाँ आ जाए। यह चला क्यों नहीं जाता मेरी जिंदगी से? क्यों बात करना चाहता है मुझसे, जब इसकी नजरों में हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है? जाना तो पड़ेगा, वरना यहाँ आकर तमाशा न कर दे। विविधा कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतर माँ बाऊजी के कमरे को बाहर से झांक कर देखा तो दोनों सोए हुए थे। वह निश्चिंत हो दबे पांव जाकर घर के दरवाजे तक पहुंची और उसे खोलने को हुई कि पीछे से आवाज आई। कहाँ जा रही हो? विविधा घबराकर पीछे मुड़ी तो सामने माँ को देखा। छवि जी बोली। घर छोड़कर भाग रही है? विविधा फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली। जानती हूँ कि लड़की हूँ, कहाँ जाऊंगी भागकर, क्योंकि मेरे लिए तो हर तरफ दलदल है। और अगर भागना ही होता तो शादी के लिए हाँ नहीं कहती। विक्रम का फोन आया था कि गली के पिछले हिस्से में खड़ा है और मिलना चाहता है। छवि जी चौंकी। क्यों? अब क्या बात करनी है उसे? विविधा बोली। पता नहीं, मैंने आने से मना किया तो कह रहा था कि फिर मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे घर। छवि जी बोली। नहीं, तू नहीं जाएगी। विविधा बोली। प्लीज माँ, बस एक बार जाने दो। आखिरी बार देख लेने दो विक्रम को। आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है, तो क्या आप मुझे इतना भी हक नहीं देंगी कि मैं एक आखिरी बार विक्रम को मिल लूं? छवि जी बोली। मैं चलती हूँ तेरे साथ। विविधा बोली। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। छवि जी थोड़ा घबराई। मुझे चिंता हो रही है तेरी कि तू ऐसे उससे अकेले मिलने जा रही है। विविधा बोली। विक्रम ऐसा इंसान नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो माँ। छवि जी बोली। मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, पर तू जल्दी आना। विविधा बोली। हाँ। वह दरवाजा खोलकर गली के पिछले हिस्से की तरफ चल दी। विविधा का हर कदम बहुत भारी महसूस हो रहा था। वह काफी घबराई हुई थी, क्योंकि पता नहीं विक्रम को क्या बात करनी है। उसे विक्रम को देखे अभी कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी नजरें उसको देखने के लिए ऐसे तरसने लगी थी कि जैसे सालों गुजर गए हों। विविधा कुछ ही समय में गली के पिछले हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां हर तरफ अंधेरा था और कुछ टूटे फूटे मकान थे। वह सहमी हुई सी आगे बढ़ने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। विविधा तेज कदमों से आगे बढ़ी ताकि इस अंधेरे वाले हिस्से को जल्दी से पार कर ले, और इस हड़बड़ाहट में उसका पैर मुड़ गया। वह जैसे ही गिरने को हुई कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। विविधा ने उस ओर नजरें उठाई, पर अंधेरे की वजह से वह उस शख्स का चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई और नहीं बल्कि विक्रम है। कमाल है, उसे अब भी याद है कि इस हिस्से में अंधेरा होता है और यह खास तौर पर लड़कियों के लिए तो सुरक्षित जगह नहीं है। विविधा को विक्रम के हाथ इस वक्त काफी ठंडे महसूस हो रहे थे। उसने विविधा से कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थामकर चुपचाप से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर में दोनों गली से बाहर निकल कर आ गए, जहां विक्रम की गाड़ी खड़ी थी। विक्रम ने विविधा का हाथ छोड़ दिया और थोड़ा आगे बढ़ विविधा की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। दोनों कुछ समय तक चुप रहे। विक्रम ने पीछे मुड़कर विविधा की ओर देखा
जो कुछ नाराज सी लग रही थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। विक्रम बड़े ही शांत लहजे में बोला, क्या बात है विविधा, पहले तुमने ट्यूशन छोड़ दिया और अब स्कूल भी, सब कुछ ठीक तो है ना, कोई दिक्कत है क्या? विविधा ने कुछ जवाब नहीं दिया। विक्रम बोला, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? मेरी किसी बात का बुरा लगा है तुम्हें? देखो, मेरी गलती की सजा मुझे दो, लेकिन ऐसे काका और आरुषि से दूरी बनाने का क्या मतलब है? हम बैठकर बात करते हैं, या तुम कहो तो मैं माफी भी मांग। विक्रम अभी बोल ही रहा था कि विविधा ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मेरी शादी तय हो चुकी है, 2 दिन बाद सगाई और अगले महीने शादी है। यह सुनते ही विक्रम का बोलना बंद हो गया। दोनों एक दूसरे को कुछ समय तक चुपचाप देखते रहे। विक्रम को विविधा की नजरों में खुद के लिए शिकायत दिख रही थी, पर वह क्यों थी ये वो समझ नहीं पा रहा था। विविधा उसके चेहरे को गौर से देख रही थी कि क्या पता विक्रम के चेहरे पर उसे कोई तकलीफ दिखाई दे जाए। ये बात सुनकर विक्रम अब एकदम से मुस्कुरा दिया। उसे ऐसे मुस्कुराते देख विविधा की अब सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई। विक्रम बोला, ओह, तो ये थी वजह, इसमें ऐसे छुपाने वाली बात ही क्या थी? विविधा के पास शब्द नहीं थे विक्रम को मुस्कुराते देख इस वक्त खुद को हो रही तकलीफ को बयां करने के लिए। विक्रम ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। विविधा ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा, विक्रम के हाथ से मिलाया। वह कुछ पल के लिए उसके हाथ को थामे रखना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने अपना हाथ दूर कर लिया। आखिरकार तुम्हारी शादी उस ड्राइवर मतलब तुम्हारे प्यार से हो ही रही है। विविधा बोली, नहीं, मेरी शादी किसी और से हो रही है, जिसके बाद मैं दूसरे शहर चली जाऊंगी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या बात की जाए, इसलिए उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखा और बोला, काफी लेट हो रहा है, अब हम दोनों को ही जाना चाहिए। जानता हूं इस वक्त ऐसे मिलना सही नहीं है, पर उस वक्त एक दोस्त होने के नाते फिक्र थी मुझे कि पता नहीं ऐसा भी क्या हो गया। विविधा एक टक उसे देखे जा रही थी। विक्रम बोलता है, जानता हूं कि शायद हम दोस्त भी नहीं हैं, पर अपने इस नाते को कोई एक नाम तो देना ही था, क्योंकि अब तो तुम आरुषि की टीचर भी नहीं हो। विविधा ने अपनी नजरें नीचे कर आंखों की नमी को छुपाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं, फिर मैं भी निकलता हूं। विविधा के कदम अपनी जगह पर ही मानो जैसे जम से गए थे। वह जानती थी कि आज के बाद वह शायद फिर कभी विक्रम से नहीं मिल पाएगी, तो वहां से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। विक्रम ने जब उसे अपनी ही जगह खड़े देखा तो खुद ही उसका हाथ पकड़ गली के अंदर चल पड़ा। जल्दी चलो, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। विविधा को विक्रम के कदम से कदम मिलाने के लिए लगभग भागना पड़ रहा था। कुछ देर बाद विविधा के घर के सामने कुछ दूरी पर विक्रम और विविधा आ खड़े हुए। विविधा मायूस सी अपने घर की ओर बढ़ी कि विक्रम ने उसे पुकारा, विविधा। विविधा ने उम्मीद भरी नजरों से पीछे मुड़कर उसे देखा। विक्रम बोला, माना कि शादी के बाद तुम दूसरे शहर चली जाओगी, लेकिन आरुषि को मत भूलना, उससे कभी कभी बात कर लिया करना। विविधा ने विक्रम की इस बात पर भी सिर हिला सहमति दे दी, क्योंकि बोलने की हालत में तो वो थी ही नहीं। विविधा अब घर के अंदर चली गई और छवि जी ने दरवाजा लगा दिया। विक्रम अभी भी मुस्कुराता हुआ विविधा के घर के सामने खड़ा था। वह वापस जाने के लिए गली के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया। विविधा जल्दी से ऊपर टेरेस पर पहुंची और विक्रम को जाते देखने लगी। कुछ ही पलों में विक्रम उसकी नजरों से ओझल हो गया और विविधा रोने लगी। पीछे से छवि जी उसके पास पहुंची और उसे शांत कराने लगी। जैसे जैसे वह गली के अंधेरे वाले हिस्से की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे विक्रम के चेहरे की हंसी
हल्की पड़ती जा रही थी। जब वह उस अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच गया तो कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और आखिरकार वह खुद से हार बीच सड़क पर बैठ रोने लगा ताकि उसके आंसुओं को कोई और ना देख पाए। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि उसके रोने की आवाजें उसके अंदर तक ही सिमट कर रह जाएं। कुछ देर तक विक्रम बेतहाशा रोता रहा। फिर उसने खुद को संभाल अपने आंसुओं को पोंछा। कुछ देर तक शांत बैठे रहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला। अंधेरे वाले हिस्से से बाहर निकलते विक्रम के चेहरे पर अब किसी दर्द या तकलीफ के कोई निशान नहीं थे। वह एक बार फिर सब कुछ अपने सीने में जब्त कर चुका था। विक्रम घर पहुंच अपने कमरे में चला गया। दयाल काका उसे जाते देख रहे थे। विक्रम के हाल को देख वो इतना तो समझ गए थे कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। काका से अब और नहीं रहा गया और वो भी विक्रम के कमरे में जा पहुंचे। दयाल काका बोले, मिल लिए विविधा से? विक्रम बोला, दयाल काका बोले, तो क्या कहा उसने? क्यों छोड़ा ट्यूशन और नौकरी? कहीं कोई और स्कूल में जॉब लग गई है क्या? विक्रम ने अपना कोट उतार सोफे पर एक तरफ फेंक दिया। काका अभी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। दयाल काका बोले, लेकिन बेटा। काका प्लीज। दयाल काका मन महसूस कर कमरे से बाहर निकल गए और विक्रम खामोश सा अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसे नींद आ ही गई। दयाल काका ने जैसे तैसे रात निकाली और अगले दिन सुबह ही ब्रजेश जी को फोन कर हाल चाल जाना तो उन्होंने उन्हें भी अपनी बेटी की शादी तय होने की खबर सुनाई। दयाल काका ने जब यह सुना तो उन्हें भी काफी तकलीफ हुई, पर वह चुप रहे। उन्होंने ब्रजेश जी को बधाई दी और फोन रख दिया। काका को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात पर भी विक्रम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। वो इतना शांत कैसे है? क्या उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका प्यार उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? वह गुस्से में विक्रम के कमरे में आ ऑफिस के लिए तैयार हो रहे विक्रम को डांटने लगे। कल तुझे पता चल गया था ना कि विविधा की शादी तय हो गई है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? तू सुन ले एक बात कान खोल कर कि मैं विविधा की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मंडप में जाकर उसके दूल्हे को मार दूंगा, उस ड्राइवर की चटनी बना दूंगा मैं। मेरे बेटे की खुशियां उसे नहीं छीनने दूंगा। विक्रम यह सुन दयाल काका को देखने लगा। परेशान मत होइए काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विविधा जब मेरी थी ही नहीं तो उसे खोने का कैसा गम। वैसे आपको एक बात बता दूं कि विविधा की शादी उसके प्यार से नहीं बल्कि किसी और से हो रही है। दयाल काका चौंके। पर क्यों? विक्रम बोला, वो सब मुझे नहीं पता और ना ही पूछा मैंने। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। दयाल काका सोच में पड़ गए और विक्रम ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ वक्त बाद आरुषि दयाल काका के पास आई। काका क्या हुआ? कुछ पता चला विविधा मैम का? दयाल काका बोले, तुम्हारी विविधा मैम की शादी हो रही है। आरुषि हैरानी से काका को देखने लगी। पर उनकी शादी तो भाई से करवाने वाले थे ना आप? वो तो मेरी भाभी बनने वाली थी ना? दयाल काका बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा बिटिया, क्या करूं, पर कुछ तो करना पड़ेगा। ब्रजेश जी ने ललिता बुआ और मेघा को 2 दिन बाद होने वाली सगाई की सारी तैयारियां करने में छवि जी का साथ देने के लिए बुला लिया था। विविधा किसी से बात ही नहीं कर रही थी और ना ही उसे अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट था। उसे गुमसुम देख मेघा बार बार उसे ताने मारने लगी। यह देखकर ललिता बुआ बड़ी खुश हो रही थी, पर छवि जी को काफी तकलीफ हो रही थी। वह दोनों माँ बेटी इस बात से खुश थी कि उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। विविधा भी रास्ते से हट रही थी और पैसा भी मिल रहा था। उन्होंने तो सोच लिया था कि विविधा की शादी के बाद वह दोनों ब्रजेश जी के घर में ही शिफ्ट हो जाएंगी। शाम को विक्रम घर आया और सीधे दयाल काका के कमरे में पहुंचा।
काका? दयाल काका ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। विक्रम बोला, एक बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि विविधा की लाइफ में चाहे जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है, चलने दीजिए। आप वहां कुछ भी तिगड़म नहीं लगाएंगे। दयाल काका नाराज हो गए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? जब विविधा की शादी उसके प्यार से ना होकर किसी और से हो रही है, तो फिर तुमसे क्यों नहीं? जाकर बोल दो ब्रजेश जी को कि तुम विविधा से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। मेरा मन कहता है कि वह मान जाएंगे। अरे वह तो पहले ही मान जाते, लेकिन तूने सारी गड़बड़ कर दी विविधा से शादी को ना करके। विक्रम बोला, जो होना था सो हो गया। मैंने जितना कहा है उतना याद रखिए कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। आपको मेरी कसम है। दयाल काका गुस्से से कुछ वक्त तक विक्रम को घूरते रहे, फिर वहां से चले गए। ब्रजेश जी सगाई के कार्यक्रम को सादगी से कर रहे थे, क्योंकि लड़के वालों की यही इच्छा थी कि उन्हें ज्यादा दिखावा पसंद नहीं है, तो वो सब शांति के साथ करना चाहते थे। फिर ब्रजेश जी को भी ऐसा करना सही लग रहा था कि कम लोग होंगे तो लड़के वालों को कोई यह भी नहीं बता पाएगा कि विविधा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 26। 2 दिन गुजर चुके थे। शाम की सगाई थी। ब्रजेश जी ने गिने चुने खास रिश्तेदारों पड़ोसियों के साथ दयाल काका, आरुषि और विक्रम को भी सगाई में आने का न्योता दिया था। शाम को एक होटल में यह कार्यक्रम रखा गया था। दोपहर हो चली थी। सगाई की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। दयाल काका का सगाई में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि वह अपने बेटे की वजह से दुखी थे, पर विविधा से लगाव की वजह से उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। विक्रम ने साफ इनकार कर दिया था कि वह कहीं नहीं जाने वाला। फिर काका ने भी उसे ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि विक्रम को वहां जाकर तकलीफ ही मिलेगी। विविधा अपने रूम में तैयार बैठी थी। उसने लाइट ग्रीन कलर का लहंगा चोली पहना था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। आरुषि उसके पास आ बैठी। विविधा ने उससे पूछा कि क्या विक्रम भी साथ आया है। आरुषि ने मना कर दिया। कुछ समय बाद विविधा को अपने कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि शायद मेघा है, क्योंकि वह बार बार उसके पास आ उसे अपनी बातों से परेशान कर रही थी। विविधा सख्त लहजे में बोली, सुना नहीं, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। विविधा ने महसूस किया कि अभी भी कदमों की आहट उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। वह गुस्से से खड़ी हुई और पीछे मुड़कर देखा, तो सामने खड़े शख्स को देखकर वह अचंभे में पड़ गई। सामने व्हाइट कलर की शर्ट और मरून कलर के कोट पैंट और वेस्ट कोट पहने विक्रम मुस्कुराता हुआ उसके सामने खड़ा था। विविधा अविश्वास से बोली, तुम यहां? विक्रम बोला, क्यों, मैं नहीं आ सकता? तुम्हारे बाबूजी ने इनवाइट किया है मुझे भी। ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं आया। पहले तो सोचा था कि नहीं जाता हूं, क्योंकि कुछ खास लगाव तो है नहीं हमारा, यहां तक कि हम दोस्त भी नहीं हैं। पर फिर सोचा कि चल ही देता हूं, क्योंकि मेरी ना सही, लेकिन आरुषि और काका की खास तो हो तुम। विविधा वापस विक्रम की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। विक्रम उसके सामने आया। क्या बात है, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? बेशक तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कुछ उदासी है। आमतौर पर लड़कियां तो इस दिन के लिए बहुत उत्साहित होती हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की जा रही है। विविधा बोली, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम बोला, ओह, तो तुम्हें शायद उस ड्राइवर की याद आ रही है, क्योंकि उससे शादी तो नहीं हो पाई तुम्हारी। सुना है कि उसने भी तुमसे शादी करने से मना कर दिया था, मेरी ही तरह। शायद इसी वजह से उदास हो तुम। विविधा बोली, मेरे घाव पर नमक छिड़क रहे हो? विक्रम मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहां किसी और इरादे से आया हूं।
विविधा बोली, किस इरादे से? अपनी बहन और काका की इच्छा पूरी करने के लिए। विविधा बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रम बोला, यही कि मैं आज तुमसे शादी करने जा रहा हूं, क्योंकि वो दोनों तुम्हें हमारे घर में सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। अब यह तो तभी हो सकता है जब मैं तुमसे शादी करूंगा। विविधा अविश्वास से विक्रम को देखने लगी। विक्रम बोला, अब ऐसे ही देखती रहोगी या चलोगी भी? शादी का सारा प्रबंध मैंने कर दिया है, तुम बस जल्दी चलो। कहते हुए विक्रम ने आगे बढ़कर जैसे ही विविधा का हाथ पकड़ना चाहा कि वह पीछे हट गई और नाराज हो बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? शादी को मजाक समझ रखा है तुमने? अभी कुछ देर में सगाई है मेरी, और अगर नहीं भी होती ना तो भी तुमसे शादी नहीं करती। पता चला मुझे कि तुमने बाऊजी को मना कर दिया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो फिर आज अचानक क्या हुआ तुम्हें? विक्रम बोला, उस वक्त मुझे पता चला कि तुम एक ड्राइवर से प्यार करती हो, तो इसलिए पीछे हट गया। लेकिन अब जब वह खुद ही पीछे हट गया है तो क्यों ना मैं ही तुमसे शादी कर लूं? जानता हूं कि नकचड़ी और लड़ाकू हो, पर मेरी बहन और काका को तवज्जो तो देती हो। अब चलो भी जल्दी। विविधा बोली, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? और तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? यहां आकर मुझे बता रहे हो कि हमारी शादी है। तुमने तो मुझसे पूछा तक भी नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती भी हूं या नहीं। विक्रम बोला, एक बार पहले भी मैंने तुमसे साफ साफ पूछा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। इसलिए तभी तय कर लिया था कि आज के बाद कभी तुमसे नहीं पूछूंगा, इसलिए सीधे शादी कर रहा हूं। विविधा बोली, तुम्हारी गुलाम नहीं हूं मैं, नहीं करूंगी तुमसे शादी, जाओ यहां से। विक्रम ने पल भर के लिए उसे घूरा और बोला, प्यार से अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। विविधा बोली, मैं अभी प्यार से बोल रही हूं कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर तुमसे कभी नहीं करूंगी। विक्रम बोला, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। विक्रम आगे बढ़ा और एक ही झटके में विविधा को अपने कंधे पर उठा लिया। विविधा उसे खुद को वापस जमीन पर उतारने के लिए कहने लगी और उसकी पीठ पर जोर से मारने लगी, लेकिन विक्रम आज किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। वह जैसे ही कमरे से बाहर की ओर निकलने को हुआ कि सामने से ललिता बुआ आ गई और विक्रम को विविधा को ऐसे ले जाने की कोशिश करते देख उसे डांटने लगी। ऐ लड़के, उतार मेरी बेटी को नीचे, कहाँ ले जा रहा है इसे? विविधा भी बुआ से खुद की मदद के लिए गुहार करने लगी, पर विक्रम ने एक हाथ से बुआ को पकड़ कमरे के अंदर किया और खुद बाहर निकल कुछ दूर मौजूद लिफ्ट में घुस गया। ललिता बुआ जल्दी से लिफ्ट तक आई, लेकिन तब तक वह बंद हो चुकी थी। बुआ ने देखा कि लिफ्ट ऊपर टेरेस पर गई है। वो सोचने लगे कि अब क्या करे। अगर सारे मेहमानों को इस हरकत का पता चल गया तो गजब हो जाएगा, पर बताना तो पड़ेगा ना। विविधा विक्रम की पीठ पर लगातार थप्पड़ बरसाए जा रही थी, पर उसे जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह विविधा को होटल के टेरेस पर ले गया। वहां जाकर उसने विविधा को नीचे उतारा और हाथ पकड़कर कुछ दूर ले गया। विविधा उससे हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर विक्रम किसी भी तरह की रियायत बरतने के मूड में नहीं था। विविधा विक्रम की हरकतों पर हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम ऐसा भी कुछ कर सकता है। विक्रम एक हाथ से विविधा के बिखरे हुए बालों और मांग टीके को सही करते हुए कुछ दूर खड़े पंडित जी से बोलता है, शादी की विधि शुरू करिए। पंडित जी कहते, यजमान, हवा के तेज बहाव की वजह से अग्नि कुंड ही नहीं जल रहा, आप फेरे कैसे लेंगे? विक्रम बोला, आप मंगलसूत्र और सिंदूर ही दे दीजिए, फेरे बाद में ले लूंगा। विविधा ने विक्रम के हाथ को खुद से हटाने की कोशिश की। तुम होश में नहीं हो शायद, तुम मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हो, क्या तुम्हें यह गलत नहीं लगता? विक्रम बोला, हाँ, किसी के साथ जबरदस्ती शादी करना गलत है, लेकिन मेरा तुमसे शादी करना हक है। विविधा मदद के लिए चिल्लाने लगी। पंडित जी ने आगे बढ़ विक्रम की तरफ सिंदूर बढ़ा दिया। इसमें से एक चुटकी लेकर इनकी मांग में भर दीजिए।
विविधा विक्रम को मना करने लगी। ये गलत कर रहे हो तुम विक्रम। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और विविधा के मना करने के बावजूद उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। विविधा नम आंखों से विक्रम को देखने लगी। ललिता बुआ ने ब्रजेश जी को जाकर सब बता दिया। सभी लोग यह सुनकर दंग रह गए। विक्रम ने जब देखा कि विविधा अब एकदम शांत हो गई है तो उसका हाथ छोड़ दिया और पंडित जी से मंगलसूत्र लेकर विविधा के गले में पहना दिया। उसने विविधा की आंखों से बह चले आंसुओं को पोंछा और बोला, शादी मुबारक हो मिसेज विविधा विक्रम चौहान। विक्रम ने विविधा के माथे को प्यार से चूम लिया। आज से तुम मेरी हो, ये बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लो। विविधा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरान सी उसे देख रही थी। विक्रम बोला, चलो अब अपने घर वालों को हमारी शादी की खुशखबरी सुना दी जाए। विक्रम विविधा को लेकर वापस चल पड़ा। ललिता बुआ की बात सुनकर हर कोई दंग था। बुआ ने यह बात जानबूझकर तेज आवाज में कही ताकि वहां हॉल में मौजूद सभी लोग इस बात को सुन ले। ब्रजेश जी गुस्से से चीखे, उस ड्राइवर की इतनी हिम्मत कि वह मेरी बेटी को जबरदस्ती उठा ले गया। यह सुनकर विविधा का होने वाला पति उदय चौंका। कौन ड्राइवर? किसकी बात कर रहे हैं आप? बुआ जी बोली, और कौन, वही विविधा का प्रेमी। शादी तय हो गई तो भी यह क्लेश खत्म नहीं हुआ। सभी लोग आपस में बातें बनाने लगे। दयाल काका ने सभी को चुप कराया और बोले कि सबसे पहले उन्हें टेरेस पर जाना चाहिए और विविधा को उस ड्राइवर के चंगुल से छुड़ाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़का विविधा को कोई नुकसान पहुंचा दे। सभी लोग इकट्ठे हो हॉल के दरवाजे की तरफ चले ही थे कि सामने से विविधा का हाथ थामे विक्रम आता दिखा। उन्हें देखकर दयाल काका, आरुषि, ब्रजेश जी और छवि जी के साथ साथ मेघा को भी हैरानी हुई कि ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। ललिता बुआ उन्हें देखकर बोली, यही है वो ड्राइवर जिसका विविधा के साथ चक्कर चल रहा है और यही विविधा को लेकर होटल के ऊपर टेरेस पर लेकर गया था। यह सुन काका, ब्रजेश जी, छवि जी हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। मेघा ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी माँ की बेवकूफी पर गुस्सा करने लगी। विविधा अचंभे से कभी विक्रम को तो कभी ललिता बुआ को देखती। ललिता बुआ ने विविधा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र की ओर इशारा किया कि देखो, इन्होंने तो शादी भी कर ली। वह रोने का नाटक करने लगी। इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा ब्रजेश। लगता है यह इन दोनों का प्लान था। उदय गुस्से से तिलमिलाकर विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह जैसे ही विक्रम को मारने को हुआ कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके चेहरे पर एक मुक्का जमा दिया जिससे उदय वहीं गिर पड़ा। विक्रम ने विविधा को पीछे कर लिया और सभी को चेतावनी भरे लहजे में बोला, कोई भी मुंह खोलने से पहले एक बार इतना सोच लेना कि विविधा अब मेरी पत्नी है और अगर किसी ने भी मेरी पत्नी की बेइज्जती करनी चाही या उसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो उसे इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़के वाले नाराज हो बोले, फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया था ब्रजेश जी? यह सब नाटक देखने के लिए? क्या है यह सब? ब्रजेश जी बोले, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। ललिता बुआ ने बात संभालने की कोशिश की, हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ होगा। अब जो होना था हो गया, शादी तो हो गई विविधा की, तो प्लीज आप लोग हमें माफ कर दीजिए और इस रिश्ते को स्वीकार कर आशीर्वाद दीजिए। ब्रजेश जी नाराज होकर विक्रम के सामने जा खड़े हुए और उसके पीछे खड़ी विविधा को डांटने लगे। मिल गई तसल्ली दिल को, काट दी नाक मेरी। विविधा ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। विक्रम बोला, प्लीज अंकल, इसे कुछ मत कहिए। विविधा की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि इससे जबरदस्ती शादी की है। ये तो मुझसे मना कर रही थी। दयाल काका और आरुषि के मन में खुशी की लहर दौड़ने लगी, यह महसूस होते ही कि विक्रम और विविधा की शादी हो गई है। ब्रजेश जी बोले, तुम तो मुझसे बात ही मत करो विक्रम। पहले जब तुम्हारे दयाल काका ने तुमसे विविधा से शादी के लिए पूछा था तब तो तुमने मना कर दिया था, और तुम कब से ड्राइवर हो गए? मेघा अब तक एक कोने में खिसक गई थी ताकि विक्रम की नजर उस पर ना पड़े।
वरना आज तो उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। ललिता बुआ ब्रजेश जी की बात सुन के चौंकी। ब्रजेश, लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ये ड्राइवर ही है। इसने खुद मुझे अपने बारे में बताया था और तू इसे कैसे जानता है? ब्रजेश जी बोले, नहीं दीदी, ये तो बिजनेसमैन है। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, आपकी बहन बिल्कुल सही कह रही है। मैं ही वो ड्राइवर हूँ जिसके आधार पर आपकी बहन ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा और आपकी बेटी को समाज में बदनाम किया। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन आपकी बहन आपसे बिल्कुल उलट है। ये तो हद से ज्यादा शातिर निकली। ललिता बुआ अब घबराने लगी। देखा ब्रजेश, कैसे बात कर रहा है ये लड़का मुझसे। एक तो हमारी विविधा से जबरदस्ती शादी की और अब ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ब्रजेश जी गुस्से से बोले, विक्रम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी बड़ी गलती करने के बाद अब मेरी बहन के बारे में अनाप शनाप बक रहे हो। दयाल काका कुछ कहने को हुए कि विक्रम ने उन्हें इशारे से चुप कर दिया और ब्रजेश जी से बोला, बक नहीं रहा हूं। आपने अपनी बहन पर आंखें बंद करके विश्वास किया और इन्होंने आपकी पीठ पर छुरा घोंप दिया, है ना बुआ जी? ललिता बुआ हड़बड़ा उठी। तू ये क्या बोल रहा है? होश में तो हो, ब्रजेश भाई है मेरा। विक्रम बोला, तो ठीक है, अभी इसी वक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। अभी विविधा से तो मैंने शादी कर ली है, लेकिन इस सब में बेचारे उदय की क्या गलती थी? अब यह खाली हाथ वापस जाएगा तो बेइज्जती होगी ना आपके भाई की, और आप अपने जीते जी तो ऐसा होने नहीं देंगी, क्योंकि आप तो अपने भाई को बहुत प्यार करती हैं, है ना? उनका नाम खराब होगा तो आपको थोड़ी अच्छा लगेगा। अब देखिए, आपने एकदम बेस्ट लड़का ही चुना होगा अपनी भतीजी के लिए। ललिता बुआ बोली, और नहीं तो क्या? विक्रम बोला, तो ठीक है, मैंने सुना है कि आपकी भी एक बेटी है और वह विविधा से बड़ी है, तो एक काम करिए कि आप अपनी बेटी की शादी उदय से करवा दीजिए, इससे सब सही हो जाएगा। ललिता बुआ ने यह सुना तो बौखला उठी। पागल हो गए हो? मेरी बेटी की शादी क्यों करूंगी उदय से? विक्रम बोला, क्यों नहीं करेंगी? लड़का तो बहुत अच्छा है ना। विक्रम ने उदय की तरफ देखा। तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति है? उदय खुश होते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बस शादी करनी है, फिर चाहे किसी से भी हो। मेघा को बहुत गुस्सा आया कि इस शुतुरमुर्ग की इतनी औकात जो मुझसे शादी करेगा। वह आगे बढ़ उदय के सामने खड़ी हो गई। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। मैं तुझसे शादी करूंगी? सोचना भी मत। मुझे पता है कि तू मुझे अपने उन दोनों बच्चों की आया बनाकर रखेगा, और ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अगर तेरी बीवी तुझसे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई तो इसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मेरे महीने भर के खर्चे क्या उठाएगा तू? महीने का मुश्किल से 10,000 कमाता है। यह सुनकर अब हर कोई दंग रह गया। विक्रम ने ब्रजेश जी की तरफ देखा। उम्मीद है कि आपको अब इतना तो समझ आ रहा होगा कि किस तरह का लड़का आपकी बहन अपनी भतीजी के लिए ढूंढ कर लाई थी। इतना तो मैं भी कह सकता हूँ कि आपने खुद से तो कोई छानबीन नहीं की होगी, अपनी बहन पर भरोसा किया होगा। ब्रजेश जी बहुत निराश हो गए। विक्रम बोला, इस लड़के की सारी सच्चाई तो आपकी बहन की बेटी ने खुद ही बता दी है। इन दोनों माँ बेटी को ये सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी ये विविधा की शादी इसी लड़के से करवाना चाहती थी, क्योंकि इसके बदले में इन्हें अच्छा खासा कमीशन मिला था। एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद भला आप क्या कुछ कर पाएंगे? ब्रजेश जी ललिता बुआ को अविश्वास से देखने लगे। ललिता बुआ बोली, इसकी बातों में मत आओ ब्रजेश, यह झूठ बोल रहा है। बुआ गुस्से से विक्रम के सामने आ खड़ी हुई और जैसे ही उसे थप्पड़ मारना चाहा कि विक्रम ने उनका हाथ पकड़ लिया। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आपकी और मेरी प्लानिंग के बारे में भी आपके भाई को बताना है। ललिता बुआ रोने का नाटक करने लगी और ब्रजेश जी के पास जाकर कहने लगी कि यह लड़का उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। जरूर यह विविधा विक्रम की मिली भगत है, क्योंकि मैंने तुझे इन दोनों के अफेयर के बारे में जो बता दिया, इसलिए यह सब ऐसा कर रहे हैं। विविधा अचंभित सी खड़ी रही। वह जानती थी कि ये दोनों माँ बेटी पैसे की लालची हैं, लेकिन ये पैसों के लिए उसका ही सौदा कर देंगी।
ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। ब्रजेश जी बोले, बंद करो अपना रोना धोना। एक बार मैं पूरी बात सुनना चाहता हूं कि विक्रम यह सब क्या कह रहा है। ललिता बुआ चुप हो गई। विक्रम बोला, एक रोज मैं विविधा को उसकी गली के बाहर तक छोड़ने आया था, क्योंकि उस वक्त काफी लेट हो चुका था और विविधा की स्कूटी खराब हो गई थी। तभी इन्होंने मुझे और विविधा को एक साथ देख लिया और अपने दिमाग में प्लान बना लिया कि कैसे विविधा को सभी की नजरों में नीचे गिराया जाए। कुछ समय बाद जब मैं मोहल्ले के बाहर किसी काम से आया, तब इन्होंने मुझे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश की और पूछने लगी कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने गुस्से में कह दिया कि मैं एक ड्राइवर हूँ और उन्होंने इसी बात को सच मान लिया। मैं नहीं जानता था कि ललिता बुआ विविधा की बुआ है। फिर पता नहीं कैसे इन्होंने लोगों के दिमाग में यह बात बिठा दिया कि मेरा और विविधा का अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ रोज पहले भी मेरा आपके मोहल्ले की तरफ आना हुआ तो इन्होंने मुझे फिर से विविधा से शादी करने का ऑफर दिया कि इनकी भतीजी बहुत काबिल है। अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो यह हमारी शादी करवाने में मदद करेंगी। ब्रजेश जी पैनी नजरों से ललिता बुआ को देखने लगे। बुआ ने शर्मिंदगी से नजरें नीचे कर लीं। विक्रम बोला, मैंने इन्हें साफ मना कर दिया था। इसके बाद इन्होंने दूसरी खबर फैलाई कि ड्राइवर ने विविधा से शादी करने से मना कर दिया है, जबकि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाने को हुआ तो आपके मोहल्ले की औरतों को कहते हुए सुना कि विविधा का चक्कर किसी ड्राइवर से चल रहा है, और यह बात उन्हें खुद उसकी बुआ ने ही कही है। उसके बाद जब मैं घर आया तो पता चला कि वहाँ और मेरी विविधा के रिश्ते की बात चल रही है। मुझे लगा कि विविधा किसी से प्यार करती है, तो फिर मैं कैसे इससे शादी कर सकता हूँ, इसलिए मैं पीछे हट गया। वह तो परसों मुझे पता चला कि यह महान महिला विविधा की बुआ है, तो सारा मामला समझ आया। मैंने इनके बारे में जब जांच पड़ताल की तो लड़कों से शादी के बदले कमीशन लेने की बात पता चली। यह उदय किसी शॉप का मालिक नहीं है, बल्कि एक शॉप में हेल्पर का काम करता है। बीवी बच्चों का तो आप सुन ही चुके हैं। आपकी बहन के साथ साथ इन सारे कामों में उनकी बेटी भी बराबर की भागीदार है। जानता हूँ बहुत अजीब लगेगा, लेकिन एक सच यह भी है कि इस मेघा ने 2-3 दफा मुझे अपने झूठे प्यार के नाटक में फंसाने की कोशिश की थी, पर ऐसी लड़कियों से मेरा पाला अक्सर पड़ता रहता है, इसलिए ये कामयाब नहीं हो पाई। विक्रम ने उदय और उसके घर वालों की तरफ देखा। पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ, सब सच सच बता दो, वरना जिंदगी भर जेल में चक्की पीसोगे। उन लोगों ने सारा सच कबूल कर लिया कि विक्रम एकदम सही कह रहा है। विक्रम बोला, अंकल, आपको एक और अहम बात नहीं पता कि आपकी विविधा के साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए मेरे प्लान में आपकी बहन भी शामिल थी। परसों जब मुझे इनकी सच्चाई पता चली तो कल मैंने इनको कैफे में बुलाया और कहा कि मैं विविधा से शादी करना चाहता हूँ और इसके लिए पूरे 1 लाख का कमीशन दूंगा। बस फिर क्या था, बुआ जी को लालच आ गया और उन्होंने उदय को धोखा देने का सोच मेरे साथ विविधा की शादी का प्लानिंग बनाया कि आज मैं विविधा को जबरदस्ती होटल की टेरेस पर ले जाकर शादी कर लूंगा और वह इसको बचाने का नाटक करेंगी। फिर जानबूझकर आप लोगों के पास लेट पहुंचेंगी यह खबर देने के लिए, ताकि तब तक मेरी और विविधा की शादी हो जाए। फिर मैं यहाँ आऊंगा तो यह आपको कन्विंस करेंगी कि अब तो शादी हो चुकी है, इस रिश्ते को मान लो। और इन्होंने ऐसा ही किया। ललिता बुआ अब रोने लगी। मैं तेरी कसम खा रही हूँ ब्रजेश कि यह सब झूठ है, यह सब मिले हुए हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। विक्रम ने अपने फोन में रिकॉर्ड की अपनी और ललिता बुआ की वीडियो रिकॉर्डिंग सभी के सामने प्ले कर दी। छवि जी ने आगे बढ़ ललिता बुआ को एक जोरदार थप्पड़ मारा। ब्रजेश जी अपनी मां समान बहन के इतने बड़े धोखों को जानने के बाद लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिरने को हुए कि विक्रम ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। विक्रम ने ब्रजेश जी को संभालकर पास ही रखे चेयर पर बैठा दिया और वेटर से 1 गिलास पानी मांगकर उन्हें पीने को दिया। छवि जी ने ललिता बुआ को वहीं छोड़ा और आगे बढ़कर विविधा को अपने गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी कुछ वक्त ऐसे ही एक दूसरे के गले लगी रहीं। छवि जी अब पीछे हटी और सिर झुकाए बैठे ब्रजेश जी के पास जाकर उन पर गुस्सा करने लगी।
कितनी बार कहा था हम दोनों माँ बेटी ने आपसे कि आपकी बहन और भांजी दोनों बहुत ही लालची इंसान हैं। इन दोनों के लिए आपने हम दोनों को गैर कर दिया था। यह दोनों वक्त वक्त पर झूठ बोलकर आपसे पैसे ऐंठती रहती थी, लेकिन आपको बार बार सचेत करने पर भी आपने कभी अपनी बीवी और बेटी की नहीं सुनी, क्योंकि आपको तो लगता था कि हम आपके और इनके दुश्मन हैं। अब खुद देख लीजिए सब कुछ। अब तो समझ आ रहा होगा आपको कि कौन किसका दुश्मन है। अगर कल विक्रम को सच पता नहीं चलता और आज वो यहाँ नहीं आता, तो इन दोनों की सच्चाई कभी आपके सामने नहीं आती और हमारी विविधा की जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाती। मैं तो इसलिए विविधा की शादी के लिए मान गई थी कि कम से कम इन मंत्रा माँ बेटी से मेरी विविधा का तो पीछा छूटेगा। कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज इन दोनों माँ बेटी ने सारी हदें पार कर दी। अपनी विविधा का सौदा करने चली थी। ये सब इन्हें बिजनेस लगता है। झूठ बोलकर किसी की शादी करवाना कब से बिजनेस हो गया? क्या इतनी भी बुद्धि नहीं है इनमें कि ये धोखाधड़ी फरेब कहलाता है? छवि जी ने ललिता बुआ की तरफ पैनी नजरों से देखा। हाँ, जिंदगी में पैसे कमाना जरूरी है, पर उस पैसे को कमाने के लिए तुम कितना नीचे गिरते हो, ये तुम्हारी हैसियत दिखाता है। देख लो तुम दोनों माँ बेटी अपनी असली हैसियत की कितनी ज्यादा गिरी हुई हो तुम दोनों। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए विविधा के बाबूजी, मैं आज ही इन दोनों माँ बेटी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दूंगी। जब यह जेल में सोएंगी और वहाँ का रूखा सूखा खाएंगी तो इनका दिमाग ठिकाने आएगा। यह औरत लालच में आकर अपनी भांजी की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने चली थी, वह भी पैसों के लालच में। कल को तो यह पैसों के लालच में अपनी बेटी को भी बेच देगी। यह औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। यह तो इंसान ही नहीं है। ब्रजेश जी से अब कुछ न बोला गया। ललिता बुआ अपने भाई के पास जा बैठी और गिड़गिड़ाने लगी कि वो छवि जी को ऐसा करने से रोक दे, लेकिन ब्रजेश जी अपने साथ हुए विश्वासघात से एकदम सुन्न पड़ चुके थे। ललिता बुआ ने जब उन्हें चुप देखा तो समझ गई कि अब उनका छोटा भाई उन्हें नहीं बचाएगा। बुआ ने वक्त न गवाते हुए छवि जी के पैर पकड़ लिए। तुम्हें जो भी सजा देनी है दे दो, लेकिन जेल मत भेजो। हम बुरे हैं, लेकिन तुम तो बुरी नहीं हो। मेघा तुम्हारी बेटी जैसी है। अगर ये जेल गई तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, भविष्य खत्म हो जाएगा पूरा। छवि जी बोली, तो क्या इस शादी से मेरी बेटी का भविष्य खराब नहीं होता? आपने सोचा मेरी बेटी के बारे में जो मैं मेघा के बारे में सोचूं? आप दोनों माँ बेटियों की हरकत ही ऐसी है कि उसके बाद तो वैसे भी इसकी जिंदगी बर्बाद ही है। आपने बिल्कुल अपने जैसे ही संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। पहले आपने अपने पैसे वाले पति को अपने जाल में फंसाया, पर वो बदकिस्मती से आपसे शादी के कुछ साल बाद ही गरीब हो गए, तो अब अपनी बेटी को यह सब सिखा दिया। आप दोनों मेरी बेटी के चरित्र पर सवाल उठा रही थी, उसका मजाक उड़ा रही थी। अब देख लीजिए खुद का हाल। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, अक्सर वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। अरे कुछ तो शर्म की होती कि इतने सालों तक अपने भाई के खुद के प्रति प्रेम और विश्वास को धोखा देती आई हो। कम से कम इतना तो बुरा मत करो उसके साथ। कल को जब खुद की बेटी के साथ कोई और ऐसा करता तो कैसा लगता आपको? आज के बाद कोई चाह कर भी आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा। जब सच में आपको किसी की जरूरत होगी तब भी नहीं। जिंदगी भर अकेली ही रहोगी। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है किसी के साथ विश्वासघात करना, और वह आप कर चुकी हो। अब तुम्हें कानून सजा देगा। विविधा ने आगे बढ़कर माँ को शांत किया। चुप हो जाइए माँ, ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे घटिया लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ऊपर वाला इन्हें इनके किए की सजा जरूर देगा। आपको तो पता है ना कि बाऊजी को कितनी ज्यादा तकलीफ होगी इन्हें जेल में देख के। ये लोग हमारी नफरत के भी काबिल नहीं हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए